नमस्कार साथियों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किए हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन एस्पायरेंट के लिए है जो इस फील्ड में नए हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम पहली बार देने आए हैं या फिर अपना शुरुआत कर रहे हैं और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको बताते चलिए कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी में पूछे गए साइंस के 30 प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे और अगले 30 मिनट में यानी कि आपका जो 30 सवाल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम लोग इसका आंसर जो है आपको याद करवा देंगे, ताकि जो है आगे एग्जाम में यदि इससे कोई सवाल पूछा जाता है बिहार के किसी भी एग्जाम में तो आप जो है आपका कोई प्रश्न जो है गलत नहीं हो। आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि यह वीडियो जो है नए लोगों के लिए है, जो साइंस के धुरंधर है वह लोग इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए, जो लोग नए स्टूडेंट है और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं और जो लोग साइंस में अच्छी पकड़ नहीं रखते हैं, उसके लिए हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहला चलिए हम लोग जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। दोस्तों, देखिएगा कि इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दूध का घटिया स्रोत कौन सा है। यानी आपसे इसमें कहा जा रहा है कि दूध का घटिया स्रोत बताइए। यानी ये नहीं पूछ रहा है कि दूध का जो है बेहतर स्रोत क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि दूध का घटिया स्रोत बताइए। तो देखिए, कैल्शियम, तो आप लोग जानते हैं कि दूध में तो कैल्शियम पाया ही जाता है, तो ये घटिया स्रोत कैसे हो सकता है। दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो अब जो है विकल्प कौन सा रह गया, तो ये वाला सी, यानी कि विटामिन सी जो है ये आपको अगर आप देखेंगे विटामिन सी के बारे में तो ये जो है खट्टा होता है। तो क्या दूध में खट्टा चीज होता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, तो दूध का घटिया स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग विटामिन सी के बारे में समझते हैं। देखिए, विटामिन सी का जो सबसे बेहतर स्रोत है, आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो आंवला में जो है विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू में भी पाया जाता है। चलिए, विटामिन सी से एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं कि स्कॉर्बी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप लोग बताएंगे कि स्कॉर्बी नामक बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वीडियो अपलोड किए जाएंगे। जो नए कैंडिडेट है उनके लिए हमारे तरफ से जो हेल्प हो सकेगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको पहला प्रश्न तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक चीज यहां से और याद रखिएगा कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम है ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, खास करके रेलवे या फिर बिहार एसएससी जैसे एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड जो है नाम होता है, केमिकल नेम आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की जो सांस की जांच होता है इसके लिए किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी फिल्टर जो पेपर होता है उस पर किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी काफी वीवीआई है, यहां से भी लगातार प्रश्न जो है आपको पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो चीनी होता है यही जो है आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, चीनी जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्लूकोज, ठीक है,
उसको इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जाइमेज एंजाइम के द्वारा इसे बदल दिया जाता है। दोस्तों इस इक्वेशन को भी याद रखिएगा और साथ में इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है ग्लूकोज का। तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 हो जाता है। क्या हो जाता है? C6H12O6। ठीक है, और ये जो है इथाइल अल्कोहल में बदल जाएगा और यहाँ से CO2 निकल जाएगा। तो देखिए यही इथाइल अल्कोहल में जब बदलता है तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है कौन सा होता है? तो जाइमेज एंजाइम होता है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न भी काफी बीबीआई प्रश्न है दोस्तों, और ये बीपीएससी तथा अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो आप लोग मैट्रिक, इंटर या फिर 8वीं क्लास में इस तरीके के प्रश्न कई बार पढ़े होंगे। जो लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं उन लोग को ये पता होगा कि चूने का जो पानी है ये आपको किसके द्वारा दूधिया होता है? ये आपको CO2 के द्वारा क्या होता है दोस्तों? CO2 के द्वारा। देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चूना होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये जब CO2 से प्रतिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? तो ये CaCO3 बनाता है प्लस ये जल बनाता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाएगा? तो CO2 के द्वारा। CO2 किसका फॉर्मूला है? यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। ये भी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। वही अगर हम बात करें CO तो ये क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। O2 ये ऑक्सीजन है और O3 क्या है? ओजोन है। देखिए ऑक्सीजन के 3 अणु ही मिलकर के ये ओजोन कहलाता है। और ओजोन जो है आपको ये कहाँ पे पाया जाता है? तो एक प्रश्न ये भी यहाँ से याद कर लीजिए कि ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये जो ओजोन है ये हमें किससे रक्षा करता है? तो ये पराबैंगनी किरण से हमारा रक्षा करता है। तो ये प्रश्न भी आपको कई बार बीपीएससी के द्वारा और अन्य एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए इसको कैमरा को मैं जरा स्क्रॉल करके साइड कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न अच्छा से दिख सके। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। यानी कि जो आपका पेट्रोल है, पेट्रोल वाली गाड़ी देखेंगे या डीजल वाली गाड़ी है, तो जो ये अधूरा रूप से जलता है और जो धुआं छोड़ता रहता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होता है। देखिए इसमें तो और चीजों की मात्रा होती है लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होता है। अभी हमने आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये काफी जहरीली गैस होता है। ये जो है आपको आपकी हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया कर लेता है और ये जो है आपको काफी जहरीली गैस होता है। तो इससे आदमी का दम घुट सकता है, आदमी के मृत्यु तक भी हो सकता है। इसीलिए अगर कोई गाड़ी जा रहा हो और बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रहा है तो उसके पीछे न चले और अपना नाक बंद कर ले, उससे तुरंत साइड हो जाइएगा। इसका जो है काफी लंबे समय तक इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, ये देखिए न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा गया है कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 में बदल जाता है, यानी दुगुना हो जा रहा है। किसी कोई घोल है, ठीक है, जिसका पीएच मान पहले से 3 है और ये 3 से क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें HN हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो क्या होगा? तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि पीएच बराबर -log HN कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूला के आधार पर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 के पावर 3 अर्थात 1000 गुना जो है कम हो जाएगा। यानी एक घोल का पीएच मान 3 से 6 हो जाता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 1000 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहां तक वीडियो में आप लोग आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा क्योंकि अब जो है हमारे चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेत यानी कि क्या होता है? रेत हम कह सकते हैं जिसको बालू और नेपथलीन। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेपथलीन, देखिए इसका जो आप देखेंगे कि नेपथलीन है ये आपको
सब्लिमेशन यानी कि सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन द्वारा रेत और नेफ्थलीन को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप लोग याद करिए कि जो कपूर नेफ्थलीन है, इसके अलावा कपूर है, इसके बाद एंथ्रासीन है और शुष्क बर्फ है, इसके बाद बेंजोइक अम्ल है, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड और आयोडीन। ये जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया, ये आपको इतनी जल्दी एक जगह आपको कहीं से मिलेगा नहीं, तो आपको ये सभी एग्जाम्पल याद रखना है। और ये जो है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों कि जब कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इसको जब कोई पदार्थ है ये जो है अगर ठोस रूप में है, किस रूप में है दोस्तों? ठोस रूप में है, तो इसको अगर आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बिना द्रव में कन्वर्ट हुए अगर ये गैस में बदल जाए, अगर ये गैस में बदल जाए तो ऐसे पदार्थ को क्या कहलाता है? ऐसे पदार्थ जो है आपको ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाता है। ऊर्ध्वपातन यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए कपूर को आप देखेंगे, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो कपूर से आपका सामना होता होगा, कपूर आपको मिलता होगा और कपूर में देखेंगे कि ठोस रूप में रहता है। उसमें जैसे ही आप उसको जलाएंगे तो ये क्या होता है कि यह लिक्विड रूप में कन्वर्ट नहीं होता है और सीधे सीधे आपको गैस में ये बदल जाता है, ठीक है। तो कपूर इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब कपूर के अलावा अगर आप दूसरे उदाहरण देखेंगे तो आप सभी उदाहरण याद करिए। कपूर के अलावा आपको एंथ्रासीन याद रखना है और एंथ्रासीन के अलावा आप लोग क्या याद रख सकते हैं? शुष्क बर्फ भी आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि ड्राई आइस। इसके अलावा बेंजोइक अम्ल याद रखिए, NH4Cl जिसे कि अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ये भी इसी का ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। कई बार एक से अधिक एग्जाम्पल में दे देता है और क्या पता है आज नेफ्थलीन पूछा है, कल कपूर भी पूछा जा चुका है और हो सकता है इसमें से कोई और भी एग्जाम्पल में आ जाए। इसके अलावा आप लोग मर्क्यूरी क्लोराइड याद रखिएगा और आयोडीन भी याद रखिएगा। तो आयोडीन भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो देखिए एक और काफी न्यूमेरिकल वाला और VBI प्रश्न देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये अगर आपने मैट्रिक में अच्छा से पढ़ा है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, या फिर IAS EBS से किए हैं तब जा करके इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए आपसे पूछा हुआ है बेंजीन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या बताइए, ठीक है, क्या होती है इसकी संख्या? तो सबसे पहली बात कि बेंजीन जो है इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6 और H6। ये क्या है? ये बेंजीन का फॉर्मूला है और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा जो हमने आपके लिए पहले से ही बना रखा है। इतनी आसानी से आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। और जो लोग साइंस का धुरंधर है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप आर्ट बैकग्राउंड का है या फिर आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए बेंजीन, इसका फॉर्मूला C6H6 याद रखिए और इसका स्ट्रक्चर याद रखिए। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में आपको याद क्या रखना है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज ये है कि देखिए बेंजीन में देखिए 1 2 3 ये है आपको डबल बंधन, और डबल बंधन में देखेंगे तो एक सिग्मा और एक पाई बंधन होता है दोस्तों। क्या होता है इसमें? एक सिग्मा एक पाई बंधन होता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया। तो देखेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 6 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। और इसके अलावा आपको और भी दिखाते हैं दोस्तों, आपको कलर चेंज करके आपको हम दिखा देते हैं कि 6 के अलावा जो सिग्मा बॉन्ड है ये कहाँ पे है। ये देखिए अब कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए C6 आपको बताए थे कि C6, तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन हो गया। तो प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक जो है सिंगल बंधन होता है, यानी कि एकल बंधन होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 6 सिग्मा बॉन्ड ये, तो 6 और प्लस 6 कितने हो गए? तो टोटल 12 सिग्मा बंधन हो गए दोस्तों। और इसके अलावा पूछा हुआ पाई बंधन बताइए, तो ये वाला जो है आपका पाई बंधन है, तो 3 जो है आपका
पाई बंधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा। दोस्तों भले ही वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम लोग चूंकि अभी एग्जाम में काफी समय है, एग्जाम अब हर साल बीपीएससी के द्वारा सितंबर में ही आयोजित किया जाएगा, तो अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं ताकि जो है आपको याद भी होता चले और जहां पे नहीं समझ में आने लायक है वो जो नए एस्पायरेंट है उनको मदद मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, इसी प्रश्न में आपको अगर ये पूछा जा सकता है कि जो बेंजीन है इसमें आप बताइए कि टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, तो इसमें टोटल जो है कोवैलेंट की संख्या 15 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है कोवैलेंट की संख्या 15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अभी आपने देखा कि जो है 12 और 3 यही जो है 15 जो है टोटल जो है आपको कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न भी काफी वीवीआई प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते तो यूरिया किस प्राणी का नाम है। तो यूरिया किसी प्राणी का नाम नहीं है, बल्कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे बराबर ही खेतों में हर रोज यूरिया का जो है छिड़काव होता है। और अब तो जो है लिक्विड यूरिया जो है ये भी जो है आपको बनाया जा चुका है, इफको के द्वारा लिक्विड यूरिया भी बनाया जा चुका है। तो देखिए यूरिया के फार्मूला सबसे पहले आपको अगर पता हो जाता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो आप अगर मैट्रिक या इंटर में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे यूरिया का फार्मूला आपको मिला होगा। तो यूरिया का फार्मूला दो तरीके से आप याद रख सकते हैं, NH2 के होल ट्वाइस इंटू CO, NH2 के होल ट्वाइस इंटू CO, ये यूरिया का फार्मूला होता है। और इसी को अगर दूसरे रूप में अगर आप लिखेंगे तो देखिए NH2 का चूंकि होल ट्वाइस है तो होल ट्वाइस को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि NH2 इंटू CO और इंटू NH2, NH2 CO NH2, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि NH2 के होल ट्वाइस इंटू CO याद रखिए या फिर NH2 के NH2 CO NH2। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व बताइए, एलिमेंट। देखिए ये तो इसका फार्मूला हो गया, तो अब जो है आपको एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, तो इसमें देखिए क्या कार्बन है, हाँ कार्बन है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है क्या इसमें हाइड्रोजन है, तो हाँ इसमें हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे H2 है। क्या इसमें नाइट्रोजन है, तो इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर O है यानी कि ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए जाएंगे। और इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछता है, उदाहरण के तौर पे अगर आपसे पूछा जाता है कि चलिए ये इथाइल अल्कोहल C2H5, ठीक है C2H5OH इथाइल अल्कोहल, एक और एग्जांपल हमने आपको दे दिया और इस एग्जांपल में आपको बता। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। यानी आपको ये बताना है कि ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन है तांबा, सीसा, पारा और जस्ता। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ऊष्मा का जो सबसे अधिक कुचालक है ये आपको हो जाएगा पारा। दोस्तों क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। इसी को मरकरी भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। जिन लोग को नहीं पता है कि पारा को मरकरी कहा जाता है तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि ये जो पारा है, ठीक है, इसको जो है इसका जो है Hg होता है, इसका सिंबल जो है Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है 80 है, तो इसको Hg80 याद रखिएगा। और ये जो है विद्युत का चालक होता है, ठीक है, विद्युत का चालक होता है। साथ में ये जो है इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ये जो पारा होता है इसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, साथ ही ये ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पारा के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर भी काफी चीजें जो है निकल के आएंगी आपको, जो है यहाँ पे कई सवाल आपको बनेंगे। देखिए एक
यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, ये आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है ये आपको रक्त का थक्का बनने में सबसे प्रभावी होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो फिलोक्विनोन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब जो रेस्ट बच गया उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए इसको जो है आपको रेटिनॉल कहा जाता है। इसका जो केमिकल नेम है आपसे पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए, तो रेटिनॉल हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग ये याद रखिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और एक और चीज यहाँ पे याद रखिए कि विटामिन ए सबसे अधिक जो है गाजर में पाया जाता है और चीजों में पाया जाता है, जैसे कि सेब में भी विटामिन ए पाया जाता है, किंतु सबसे अधिक जो है विटामिन ए गाजर में पाया जाता है और ये आंख के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और विटामिन बी1 को हम लोग समझते हैं। देखिए बी1 का केमिकल नेम थायमिन होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है विटामिन डी के बारे में जो है बीपीएससी की तरफ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। विटामिन डी का जो है इसका दो फॉर्म याद रखना है आपको, एक तो विटामिन डी2 और दूसरा जो है विटामिन डी3। तो जो विटामिन डी2 है इसका नाम होता है और इसका नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल, तो ये याद रखिएगा। विटामिन डी3 का नाम होता है कोलिकैल्सीफेरॉल, कोलिकैल्सीफेरॉल। तो ये जो है केमिकल नेम आपको याद रखना है, ये काफी एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में आपसे ये सवाल पूछा गया था कि महिला सेक्स हार्मोन है, यानी कि जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 4, इसमें से बताना है कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और अगर ये प्रश्न यही भी याद कर लीजिए, जो एंड्रोजन होता है ये मुख्यतः मेल में पाया जाता है। इसके अलावा आपको इंसुलिन के बारे में याद करिए कि इंसुलिन जो है ये अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में पाया जाता है। पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटॉक्सिन की बात हम लोग कर लेते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिन क्या है। तो ऑक्सीटॉक्सिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लव हार्मोन कहा जाता है और यह हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। तो यहां पे इतना चीजें आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न भी यहां से देखिए, हाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब यहां से समझिए, अच्छा से दिखेगा आप लोग को। देखिए यहां पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आर्विड कार्सन नामक जो वैज्ञानिक थे, इनको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए, तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए इनको दिया गया था, आर्विड कार्सन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी काफी यहाँ पे इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ से पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता है। तो देखिए जो थायराइड ग्रंथि है इसकी खराबी आयोडीन की कमी से होता है। देखिए दोस्तों थायराइड ग्रंथि जिसको अबट्टो ग्रंथि कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा आयोडीन की कमी होने से घेघा नामक बीमारी, यहाँ पे बहुत सा ऐसे ऊंचा फूल जाता है तो इसको बोलते हैं घेघा। तो गांव घर में इसको घेघा नामक बीमारी कहा जाता है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। और ये क्यों होता है, तो ये इसको घेघा या गलकांड कहा जाता है, घेघा गलकांड या इसको जो है ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो ये क्यों होता है, तो ये जो है थायराइड ग्रंथि की खराबी होने के कारण ही होता है, ठीक है। अगर पूछता है किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को ये भी याद रखिएगा कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है। तो आयोडीन जो है जनरली समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। एक समुद्री घास होता है, एक प्रकार का शैवाल है जहां से प्राप्त होता है। इस शैवाल का नाम लोग याद रखिए दोस्तों, लेमिनेरिया होता है दोस्तों, ठीक है। ये तो जनरली जो है आईएससी में पढ़ने को आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए। कंपटीशन में कई बार जो है आपको यूपीएससी जैसे एग्जामों में ये प्रश्न आए हैं। तो लेमिनेरिया नामक जो घास होता है या शैवाल होता है जो समुद्र में पाया जाता है, यही से आयोडीन प्राप्त किया जाता है दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र बताइए, यानी मानव का, ह्यूमन का जो जीव है, हमारा जो जीव है उसका जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है करवाहट के लिए, ये कौन सा है? तो पीछे का भाग होता है। सबसे करवाहट कहाँ लगता है दोस्तों? तो पीछे के भाग में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। देखिए अगर हम बात करें तना का, तो तना का उदाहरण जो है आप देखेंगे कि प्याज, अदरक जो है तना है जड़ नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका जो है आलू भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? तो अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? यानी कि चीनी का फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए चीनी को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो ये जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठी शकरा होता है। देखिए कई बार ऐसा पूछा गया कि सबसे मीठी शकरा कौन सा है, तो फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। सबसे मीठी चीनी कौन सा है, तो फ्रक्टोज याद रखिएगा। साथ ही साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो फॉर्मूला आता है वो C6H12O6 होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग जो है सुक्रोज को याद रखिए, यानी चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। C12H22O11, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीनी का फॉर्मूला या सुक्रोज का फॉर्मूला पूछे तो C12H22O11 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, कि कौन सा एक ट्रू फल नहीं है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एक असत्य फल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेब एक जो है असत्य फल का उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफी VVI है। देखिए फलिया, यानी फलिया कहिए, देखिए फलिया से तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो फलिया से तात्पर्य हो जाएगा जिस पर जैसे आप देखेंगे कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है दोस्तों? तो फलिया में जो है आपको प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है दोस्तों। फलिया में सबसे ज्यादा मात्रा प्रोटीन का होता है। इसके अलावा देखिए ये VVI प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि लौंग के बारे में बताइए, कि लौंग जो है एक मसाला है, ठीक है। यह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो लौंग है ये पौधे के जो फूल होता है, फूल की कली होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रश्न भी काफी VVI प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण बताइए। तो जो अगर मांसपेशियां है उसमें दर्द हो रहा है तो उसके उपचार के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो विकिरण दिया हुआ है इसमें से इंफ्रारेड विकिरण जो होता है इसका प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपको न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न पूछा गया है कि दो समानांतर, आपको ये बताना है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1.403 किलो ओम, और यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। तो इसको आप इस फार्मूला से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 1/R बराबर, जब समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे ये कुल प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है। ये R1 पहला है और R2 जो है इस प्रकार से दूसरा है। तो यहाँ पे इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 4.70 किलो ओम जो है आपका सही उत्तर इसका निकल कर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो जो अर्धचालक होता है उसको गर्म करने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि घटता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि अर्धचालक होता कौन कौन सा है। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है और अर्धचालक के उदाहरण है। तो ये दो उदाहरण फेमस है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि फैराडे स्थिरांक क्या है। तो फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 4-5 चीजें आपको VVIS जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई। देखिए प्रकाश लाइट समझ करके आप कभी भी लाइट मत लगा दीजिएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष नाम है जो कि दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष की बात अगर हम करें, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि एक पारसेक का मान कितना होता है। तो एक पारसेक का मान जो है 3.26 प्रकाश वर्ष का होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष का बराबर होता है एक पारसेक का। दूसरा एक और वैल्यू आपको याद रखना है कि एक पारसेक बराबर, अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 16 होता है। यानी इसका पावर आप लोग को जनरली ध्यान में रखना है कि एक पारसेक का मान जो होता है वो 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। और अगर आपको प्रकाश वर्ष में पूछता है तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष का हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न भी काफी VVI है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती है। यानी आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं बदलता है। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप देखेंगे कि इसका जो आवृत्ति है वो नहीं बदलता है, यानी आवृत्ति वही रहता है, सेम रहता है। हाँ, अगली बार यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या बदल जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या बदल जाता है, तो इसका जो वेग है यानी इसका गति है और इसका जो तरंग दैर्घ्य है ये दोनों बदल जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रकाश का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, ये और इसका जो तरंग दैर्घ्य है ये दोनों बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से भी देखिए काफी VVI प्रश्न जो है यहाँ से निकल करके आएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग बताइए। देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसका जो वेग होता है वो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है। यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड को ही अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में बदल जाएगा और 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मीटर प्रति सेकेंड इस प्रकार से लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकेंड, जब मीटर प्रति सेकेंड, जबकि इसको इनवर्स में बदलेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश, देखिए अगर ये आपसे सीधा पूछा जाता है कि प्रकाश के चाल बताइए, ठीक है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। या अगर पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग बताइए तो इसका भी वेग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। देखिए प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है और प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। यहाँ पर 2 पॉइंट काफी VVI है दोस्तों लाइट के संबंध में। जब हम लोग NCERT पढ़ेंगे, NCERT क्लास आपका आएगा, तो अगर वीडियो में अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगता है, आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करेंगे तो हम NCERT भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं और उसमें जो है आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा किसी को। और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट संडे से आप लोग को दोस्तों प्रत्येक संडे जो है BPSC का टेस्ट सीरीज जो है मेरे द्वारा शुरू किया गया है, BPSC प्लस यूट्यूब चैनल के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि जो है 500 रुपए इनिशियली चार्ज रखा गया है। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको हम फ्री में उसका PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे और वो PDF से आप अपना मोबाइल पे PDF देख करके आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। टेस्ट लगाने के बाद जो है आपको उसका जो है उसका भी वीडियो सोल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश के संबंध में आपको ये याद रखना है कि प्रकाश का वेग जो है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए हाँ, ये रहा 118 नंबर प्रश्न। ये
ये जो है काफी फैक्चुअल प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे देखिए कई बार पूछा जा चुका, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, यानी पहला व्यक्ति कौन था जो चांद पे गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पे गया था। ये जुलाई 1969 में चांद पे गया था दोस्तों, तो ये भी आप लोग को याद रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है ये आपको बज एल्ड्रिन था, दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन का भी नाम याद रखिएगा, ये भी जो है चांद पे गया हुआ था दोस्तों, तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर समझने वाला चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी जो प्लूटोनियम होता है, इसका जो अगर हम बात करें इसका सिंबल का Pu हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 94 है। देखिए यहाँ पे नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो है इसका भार है यानी कि एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो किसी भी एलिमेंट में अगर पूछा जाता है दोस्तों कि आप न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो जो लोग नए हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पे तो चूंकि स्पष्ट करके दिया है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, तो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक जो है उसका वेट आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया 94, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 242। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो इसका परमाणु भार दिया हुआ रहता है, ठीक है, किसी भी एटम का जो भार दिया हुआ रहता है, तो उसके भार में से क्या करते हैं हम लोग, इस एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या इसको घटा लेते हैं, तो हमें जो है इसके न्यूट्रॉन की संख्या का पता चल जाता है, ठीक है। तो यहां पर से देखिए 242 माइनस 94 करेंगे तो 148 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपको 148 हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद करते चलिए, यहीं पर देख लीजिए कि अगर पूछता है कि इसका बताइए कि इसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसका 94 हो जाता, ठीक है। अगर पूछता है इसका द्रव्यमान संख्या बताइए तो 242 हो जाता। न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है तो द्रव्यमान संख्या में से क्या करना है, आपको प्रोटॉन की संख्या जो है आपको घटा लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 3 चीजें दिया गया है, यहाँ पे बताना है कि सबसे ज्यादा श्यानता बताइए। तो सबसे ज्यादा श्यानता जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से शहद की जो श्यानता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर हम श्यानता की बात करें तो देखिए यहाँ पे शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होगा, उससे कम खून का होगा, उससे कम जल का होगा, और उससे कम जो है आपको किसका हो जाएगा, वायु की श्यानता हो जाएगा। देखिए दोस्तों ठोस में कोई भी श्यानता नहीं होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये पेन है, ठीक है दोस्तों, ये ठोस है तो इसमें कोई श्यानता नहीं है, ठीक है, ये इसमें कोई श्यानता नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा जो श्यानता होता है ये द्रव में होता है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है उससे कम जो है आपको गैस में देखने को मिलेगा, जबकि ठोस में कोई श्यानता नहीं होता है। ये चीजें आप लोग को